नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मशीन फर्स्ट का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें कल के लेक्चर में हम लोगों ने लैप बाइंडिंग और वेब बाइंडिंग में अंतर को देख लिया था। तो इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं और फिर इसके आगे से हम लोग पढ़ेंगे। पहला है लैप बाइंडिंग और इधर दूसरा वेब बाइंडिंग। तो लैप बाइंडिंग में क्या होता है, पोलों की संख्या P तथा बाइंडिंग में पैरेलल पाथ A दोनों समान होते हैं। और इसमें पैरेलल पाथ, वेब बाइंडिंग में हमेशा पैरेलल पाथ 2 ही होते हैं, ये पोल की संख्या पर निर्भर नहीं करते हैं। दूसरा था अंतर, ब्रशों की संख्या पोल तथा पैरेलल पाथ के बराबर होती है, जबकि इसमें ब्रशों की संख्या 2 ही होती है। और सबसे लास्ट अंतर था इसमें वेब बाइंडिंग क्या होती है। वेब बाइंडिंग अधिक धारा और कम वोल्टेज वाली मशीन के लिए उपयोग की जाती है, जहाँ पर हमको अधिक धारा और कम वोल्टेज प्राप्त करना है। जनरेटर के केस में अगर हमको अधिक धारा और कम वोल्टेज चाहिए तो वहाँ पर हम लोग लैप बाइंडिंग यूज करेंगे, और जहाँ पर अधिक वोल्टेज और कम धारा की आवश्यकता होगी वहाँ पर वेब बाइंडिंग का उपयोग करेंगे। इसके बाद आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा कम्यूटेटर। तो सबसे पहले कम्यूटेटर का हम लोग चित्र देख लेते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। जस्ट 1 मिनट। तो ये रहा हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट या कम्यूटेटर। कम्यूटेटर देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा मशीन का शाफ्ट है, आर्मेचर का शाफ्ट है, ये वाला भाग शाफ्ट है, ये इसी में फिट रहता है। और इस भाग को जो देख रहे हैं सिलेंडर आकार का है, यहाँ से इस तरीके से जो बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर। ये पूरा हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ये शाफ्ट में ही फिट होता है। ये हमारा माइल्ड स्टील की शाफ्ट होती है, ये इसी में फिट रहता है। और ये हो गया इसका फ्रंट व्यू, और ये रहा इसका टॉप व्यू। इधर जो दिया हुआ है ये है टॉप व्यू। टॉप व्यू मतलब या साइड व्यू बोल सकते हैं इसमें। इधर से साइड से देखेंगे तो ये हमारा साइड व्यू हो गया, और ये हमारा फ्रंट व्यू। तो ये कम्यूटेटर सेगमेंट जो होता है, या इसको बोलते हैं हम लोग टोटल, इस भाग को, पूरे भाग को बोलते हैं कम्यूटेटर। जो ये पूरा हिस्सा है इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर सेगमेंट किसको बोलते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे पट्टी के रूप में ये कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है। ये एक हिस्सा हो गया, 2 हिस्सा हो गया, इस तरीके से कई पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं। तो इन प्रत्येक पट्टियों को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर सेगमेंट। और ये पट्टियाँ देखिए, ये पट्टियाँ बाहर से इस तरीके से दिखाई दे रही हैं, लेकिन आंतरिक रूप से देखिए ऊपर में दिखाया गया है। ये पट्टी है और ये वेज आकार का कुछ इस तरीके के फंसा के बनाया गया रहता है। अब ये इस आकार का काहे बना जाता है, अभी हम लोग समझेंगे कि ऐसा ये क्यों बनाया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से फंसाया हुआ रहता है ताकि बाहर निकल के ना जाए। अभी क्यों ऐसा होता है मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये कम्यूटेटर किसका बना होता है। तो कम्यूटेटर बना होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर का। हार्ड ड्रॉन कॉपर यानी तांबे का बना होता है। तांबे के छोटी छोटी स्ट्रिप का बना होता है। देखिए ये छोटी छोटी जो स्ट्रिप दिखाई दे रही हैं इनका बना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। और ये इसलिए वेज आकार में बनाए जाते हैं। देखिए इस तरीके से ये फंसा कर बनाए जाते हैं, क्योंकि जब हमारी डीसी मशीन जो है रन करती है, ये आर्मेचर का भाग होता है। ये आर्मेचर का भाग होता है। जब डीसी मशीन हमारी रन करती है तो इस पर अपकेंद्र बल लगता है। अपकेंद्र बल क्या होता है, ये हम लोग अच्छे से फिजिक्स में पढ़ चुके हैं फर्स्ट में। मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अपकेंद्र बल एक प्रकार का बल होता है जो वृत्तीय गति करने वाली वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगता है। तो थोड़ा सा आप एज्यूम करिएगा, जब ये शाफ्ट जो है इस तरीके से रोटेट करेगी इस तरीके से, तो ये पूरा हिस्सा गोल रहता है। गोल मतलब सिलेंड्रिकल आकार का रहता है। तो ये जब रन करेगा तो वृत्तीय गति होगा, इस पर वृत्तीय गति होगा तो केंद्र से बाहर की तरफ एक बल लगेगा जिसको बाहर की तरफ ढकेलने का कोशिश करेगा। अगर इस वेज आकार का नहीं बनाया गया है तो सेगमेंट जो है हाई स्पीड पर चलने पर ये सेगमेंट यहाँ से निकल के बाहर फेंक सकते हैं या फिर फेंका सकते हैं। इसलिए इनको वेज आकार का बनाया जाता है।
ताकि ये इसमें फंसे रहें और इन पर अपकेंद्र बल का प्रभाव न पड़े। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इस कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, मैं कल के वीडियो लेक्चर में कम्यूटेटर को आपको एक डीसी मशीन के आर्मेचर को लाके मैं समझा दूंगा। उसमें कम्यूटेटर भी रहेगा और आर्मेचर वाइंडिंग भी रहेगी, आर्मेचर कोर भी रहेगा, सारे के सारे उसमें रहेंगे। तो उसको देख के आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में और समझ लेते हैं और इसके कार्य के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पतली पतली स्ट्रिप लगी हुई है, जिनको हम लोग सेगमेंट बोल रहे हैं, ये तांबे की बनी होती हैं और ये एक दूसरे से अलग भी रहती हैं, विद्युतीय रूप से अलग भी रहती हैं। यहाँ जो काली लाइन दिखाई दे रही है जो एक दूसरे को अलग कर रहा है, ये वाइट पट्टी जो दिखाई दे रही है तांबा मान के चलते हैं, और ये काली पट्टी जो दिखाई दे रही है ये अभ्रक होता है, जिसको इंग्लिश में माइका बोलते हैं। ये एक स्ट्रिप को दूसरे स्ट्रिप से विद्युतीय रूप से अलग करता है, यानी आइसोलेट करता है। अब डीसी मशीन में इस जो है कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर इसका देखिए साइड वेव दिखाया गया है। साइड वेव में आप देखेंगे तो किनारे की तरफ यहाँ पर खांचे कटे होते हैं, कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, सब में कटे हुए हैं। तो होता क्या है, देखिए ये हमारा आर्मेचर है। आर्मेचर में हम लोग देखिए यहाँ से वाइंडिंग जब मान लेते हैं, यहाँ से एक तार निकालें यहाँ से और वाइंडिंग शुरू करें स्लॉट में से, इसे रखना चालू किए। एक तार यहाँ शुरुआती टर्मिनल तार का यहाँ पर निकला हुआ वाइंडिंग का, इस तरीके से मान के चलते हैं, इधर निकला हुआ है। अब यहाँ से हम लोग वाइंडिंग करना शुरू कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से वाइंडिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए लास्ट तार इधर निकलेगा, एक तार यहाँ निकला था, एक तार यहाँ निकला था, ठीक, दो टर्मिनल हो गए। फिर इस टर्मिनल को समाप्त नहीं करेंगे, यहाँ से फिर उठाएंगे, फिर ऐसे वाइंडिंग करते हुए ऐसे अगला वाइंडिंग करते हुए इस तरीके से वाइंडिंग इस आर्मेचर कोर पर होता है। तो प्रत्येक वाइंडिंग में दो टर्मिनल निकलते हैं प्रत्येक कॉइल में। तो क्या करते हैं, इन कॉइल के जो टर्मिनल्स होते हैं जस्ट 1 मिनट जो कॉइल्स के टर्मिनल होते हैं, आर्मेचर कॉइल्स के जो टर्मिनल होते हैं, उन टर्मिनलों को इन स्लॉटों में देखिए इन स्लॉटों में ऐसे फंसा देते हैं, फंसा के इनको वेल्ड कर देते हैं। फिर अगले कॉइल का अगला टर्मिनल इसमें फंसाते हैं, फिर वेल्ड कर देते हैं, फिर इसमें फंसाते हैं, वेल्ड कर देते हैं, इसमें फंसाकर सोल्डिंग या वेल्डिंग कर देते हैं, फिर ऐसे इसमें फंसाकर वेल्डिंग कर देते हैं। इस तरीके से जो है प्रत्येक कॉइल का टर्मिनल यहाँ पर आकर जुड़ता है कम्यूटेटर सेगमेंट पर। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर, इस तरीके से बनाया गया रहता है। अब इसके कार्य को देख लेते हैं। तो देखिए हमारा डीसी मशीन जो होता है वो दो तरीके से काम करता है, पहला तो जनरेटर के रूप में और दूसरा कार्य करता है मोटर के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग जनरेटर के रूप में देखते हैं। देखिए ये हमारा आर्मेचर है, ये रोटेटिंग पार्ट होता है डीसी मशीन का, और ये हमारा जो है योक है, और यहाँ पर इसमें फील्ड कॉइल्स लगी हुई हैं। ये आर्मेचर इसी के अंदर फिट रहता है, इस तरीके से देखिए यहाँ पर रखा हुआ है। ये हमारा शाफ्ट है जो यहाँ इंटरनल भाग में दिखाई दे रहा है। जब किसी प्राइम मूवर को यहाँ पर लगा के इसको घुमाते हैं, हम लोग घुमाते हैं, तो फैराडे का जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है उसके अनुसार क्या होता है, जब किसी कंडक्टर या कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, देखिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो रही हैं। जब किसी कंडक्टर या फिर कॉइल को किसी मैग्नेटिक क्षेत्र में घुमाते हैं तो उसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है फैराडे के नियम के अनुसार। तो इसमें जो आर्मेचर के कॉइल होंगे उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इन इंड्यूस्ड ईएमएफ को जो है इन जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, ये आर्मेचर के कॉइल्स में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो कहाँ पर प्राप्त होंगी, टर्मिनल्स पर प्राप्त होंगी। और टर्मिनल्स किससे जुड़ा हुआ है, कम्यूटेटर से जुड़ा हुआ है। हम लोग वाइंडिंग करते समय टर्मिनल को कम्यूटेटर से जोड़ दिए थे, तो सीधा सीधा जो है जो ईएमएफ मिलेगा हमको कम्यूटेटर सेगमेंट पर मिलेगा, यहाँ पर सेगमेंट पर।
एक कॉइल के सेगमेंट एक कॉइल का ईएमएफ सेगमेंट पे मिलेगा। इस तरीके से सभी कॉइल का जो ईएमएफ होगा वो सेगमेंट पर मिलता रहता है। तो कुल मिलाकर आर्मेचर कॉइल्स में प्रेरित ईएमएफ को कम्यूटेटर सेगमेंट पर लाने का काम करता है क्या, कम्यूटेटर। अब देखिए इसका हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो है कार्बन ब्रश को पढ़ेंगे हम लोग कि कार्बन ब्रश का क्या काम होता है। तो आइए सबसे पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं। ये हम लोग समझ लिए हैं थ्योरी कैसे लिखेंगे, इसको देख लीजिए। देखिए कम्यूटेटर आर्मेचर की शाफ्ट पर लगा होता है, जो कि मैंने दिखा दिया कि इसकी शाफ्ट पर ही ये आर्मेचर के शाफ्ट पर ही कम्यूटेटर लगा होता है। इसका आकार बेलनाकार होता है। यह हार्ड रन कॉपर के कई सेगमेंट से मिलकर बना होता है। जो छोटे छोटे स्ट्रिप थी उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट। और ये हार्ड रन कॉपर का बना होता है कई सेगमेंट से। और सेगमेंट का आकार अगर पूछ लिया जाए किस आकार का होता है, तो वेज आकार का। और प्रत्येक सेगमेंट एक दूसरे से माइका या अभ्रक द्वारा आइसोलेट किया गया होता है। जो कि मैंने बताया कि जो स्ट्रिप होती हैं वे एक दूसरे से विद्युतीय रूप से अलग होती हैं, और ये अलगाव किसके कारण होता है, माइका या अभ्रक से किया गया होता है। आर्मेचर कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर से जोड़ा गया होता है। जो आर्मेचर की कॉइल्स थी उनके सिरों को जो है कम्यूटेटर सेगमेंट से जोड़ दिया जाता है। अब कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, देखिए जब मशीन जनित्र के रूप में कार्य कर रही हो तब, जब मशीन जनित्र के रूप में कार्य कर रही हो तब के लिए क्या कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है, और जब मशीन जो है मोटर के रूप में काम करेगी तब जो है कम्यूटेटर का क्या कार्य होगा। दोनों स्थितियों में जो है कम्यूटेटर के अलग अलग काम होते हैं। देखिए पहला क्या है, जब जनरेटर के रूप में कार्य कर रहा हो। जब डीसी मशीन जनरेटर के रूप में कार्य कर रहा होता है तो आर्मेचर कॉइल में प्रेरित ईएमएफ को कम्यूटेटर पर उपलब्ध कराना तथा इसे कार्बन ब्रश की सहायता से डीसी में बदलने का कार्य कम्यूटेटर द्वारा किया जाता है। पहला कार्य क्या था, जो कॉइल्स में जो हमारी आर्मेचर कॉइल्स थी उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था और उनके टर्मिनल जो है कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े थे, जिससे टोटल ईएमएफ कहाँ आ रहा था, कम्यूटेटर पे आ रहा था। तो कम्यूटेटर पर जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है उसको कम्यूटेटर पर उपलब्ध कराना। और दूसरा क्या कार्य क्या है, इसको जो है कार्बन ब्रश की सहायता से डीसी में बदलने का काम कर रहा था ये कम्यूटेटर। यानी कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश मिलके जो आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसको डीसी में कन्वर्ट कर रहा था। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हमारा डीसी मशीन होता है यदि वो जनरेटर के रूप में काम कर रहा है तो उसके आर्मेचर में जो प्रेरित होता है ईएमएफ, आर्मेचर के कॉइल्स में जो ईएमएफ प्रेरित होता है वो एसी प्रकार का होता है, यानी अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। लेकिन जब हम लोग उसको कम्यूटेटर पर लाकर जोड़ते हैं और कम्यूटेटर पर कार्बन ब्रश की सहायता से जब उसको हम लोग लिफ्ट करते हैं, वहाँ से उठाते हैं, तो वो डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश की मदद से। ये हो गया कम्यूटेटर का कार्य जब जनरेटर के रूप में कार्य कर रहा हो तो। और दूसरा है हमारा जब मशीन जो है मोटर के रूप में कार्य कर रहा हो। जब मशीन मोटर के रूप में कार्य कर रहा होगा तब क्या होगा, जब डीसी मशीन मोटर के रूप में कार्य कर रही हो तो कम्यूटेटर ब्रशों पर प्राप्त डीसी को ब्रश की सहायता से एसी में बदलने का काम करता है। देखिए जब हमारा मशीन जनरेटर के रूप में काम करता है तो जो आर्मेचर में ईएमएफ प्रेरित होता है वह एसी नेचर का होता है और कम्यूटेटर तथा ब्रश की सहायता से इसको डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन जब हमारा मशीन मोटर के रूप में काम करता है तो उसको हम लोग एक्सटर्नल सप्लाई किसके रूप में देते हैं, डीसी के रूप में, क्योंकि डीसी मोटर है। तो डीसी मोटर को हम लोग ब्रश की सहायता से आर्मेचर को देते हैं और आर्मेचर जो होता है आर्मेचर को चाहिए एसी, तब जाके वो मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा। तो एसी को जनरेट करने के लिए क्या काम करता है, एसी को जनरेट करने के लिए जो है जो हमारा कार्बन ब्रश होता है और सेगमेंट जो होते हैं जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं, ये दोनों मिलकर जो है डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं जब मशीन हमारा मोटर के रूप में कार्य कर रहा है।
तो ये हमारा जो है कार्य हो गया कम्यूटेटर का। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कार्बन ब्रशेस या ब्रशेस, हम लोग सीधा सीधा लिखते हैं इसको। तो ब्रशेस के सबसे पहले हम लोग ब्रशेस की संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं, ये किस मटेरियल का बना होता है। तो कार्बन ब्रशेस जो होती हैं, कार्बन ब्रशेस जो छोटी मशीनों की होती हैं वो बने होते हैं ग्रेफाइट की, और बड़ी मशीनों के केस में ये हार्ड ड्रम कॉपर की बनी होती हैं। लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है, ये ग्रेफाइट की ही बनी होती हैं। तो मैं कल आपको कार्बन ब्रशेस भी दिखाऊंगा, आर्मेचर भी दिखाऊंगा, कम्यूटेटर भी दिखा दूंगा कल के वीडियो में। तो इसको लिख लेते हैं कि ब्रशेस छोटी मशीनों के लिए छोटी मशीनों में ग्रेफाइट की बनी होती हैं। लेकिन उच्च धारा पर चलने वाली बड़ी डीसी मशीन्स में डीसी मशीन्स में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, जनरेटर और मोटर दोनों चीज़ें ही आ जाती हैं डीसी मशीनों में। ये कॉपर की बनी होती हैं, कॉपर की बनी होती है। तो ये हो गया हमारा ब्रशेस का बनावट, कार्बन ब्रशेस किसकी बनी होती हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कार्बन ब्रशेस का क्या कार्य होता है, इसको अगले पेज में देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रश का कार्य तो ब्रश का कार्य दो तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। पहला, जब मशीन जनित्र के रूप में कार्य कर रहा हो, जब मशीन जनित के रूप में काम कर रहा हो तब क्या करता है ब्रश, देखिए उस स्थिति में क्या होता है, आर्मेचर कॉइल में
प्रेरित ईएमएफ जो कि कम्यूटेटर पर उपलब्ध होता है को बाह्य परिपथ को देना। जब मशीन जनरेटर के रूप में काम कर रही हो वैसी स्थिति में जो हमारा आर्मेचर में ईएमएफ होता है जो कि कम्यूटेटर पर उपलब्ध होता है, क्योंकि आर्मेचर के कॉइल जो होते हैं वो कम्यूटेटर से ही जुड़े होते हैं। तो ब्रश क्या करता है, कम्यूटेटर पर ही ब्रश रखा हुआ रहता है, तो ब्रश जो है वहाँ से ईएमएफ को कलेक्ट करके बाह्य परिपथ को दे देता है। ये कैसे कार्य करता है इसको हम लोग चित्र के माध्यम से अभी समझेंगे। और ये हो गया जब मशीन जो है जनरेटर के रूप में काम कर रही हो। अब दूसरा क्या लिखेंगे, जब मशीन मोटर के रूप में काम कर रही हो, मोटर के रूप में कार्य कर रही हो। जब मशीन जो है मोटर के रूप में कार्य कर रही है तो तब क्या काम करता है ये कार्बन, तो वैसी स्थिति में क्या काम करता है, स्रोत के, जैसे मान लीजिए हमारा बैटरी से चल रहा है मोटर, तो स्रोत के विद्युत धारा को आर्मेचर कॉइल को उपलब्ध कराना। जब हमारा मशीन मोटर के रूप में काम कर रहा होगा तब जो है स्रोत से जो विद्युत धारा ली जाएगी उसको आर्मेचर कॉइल्स तक पहुंचाने का काम करेगी। अब इसको हम लोग थोड़ा फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेंगे नोट के रूप में, यहाँ नोट के रूप में एक चीज़ और लिख लेंगे, नोट कि ब्रशेस डीसी मशीन की एक स्थैतिक भाग या अंग होती है। जो कार्बन ब्रशेस होती हैं वो स्थैतिक भाग होता है, ये रोटेट नहीं करता, ये स्थिर रहता है। ये कैसे काम करता है इसको हम लोग यहाँ फिगर के माध्यम से देख लेंगे। तो देखिए जब हमारा मशीन जो है जनरेटर के रूप में काम कर रहा हो तब के लिए, ये देखिए मैं मशीन को बना रहा हूँ, कुछ इस तरीके का होता है हमारा आर्मेचर। इस पे कई स्लॉट्स कटी होती हैं इस तरीके से, और इसी में शाफ्ट बाहर निकला होता है। ये हमारा शाफ्ट हो गया।
ये शाफ्ट हो गया और यहाँ पर पोल्स होते हैं इस तरीके से। ये मान लेते हैं N है, ये S है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस इधर से N से S की तरफ ट्रेवल करेंगी। तो ये विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं हो गई जो N से S की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। अब इसके कार्य को हम लोग पूरा समझेंगे कि डीसी मशीन्स कैसे कार्य करती हैं, और इसी पर होता है हमारा, ये हमारा हो गया कम्यूटेटर, जिस पे कई सेगमेंट कटे होते हैं। और इसमें जो वाइंडिंग की गई होती हैं ये जाके इस तरीके से सेगमेंट से जुड़ी रहती हैं इस तरीके से। कल मैं इसको दिखाऊंगा आपको। जितने भी वाइंडिंग होते हैं इस तरीके से जुड़ी होती है। और यहाँ पर जो होता है फ्रेम होता है, और फ्रेम पर क्या होती है, बेरिंग लगी होती है। ये हमारी बेरिंग होती है जिस पे ये घर्षण मुक्त होकर गति कर सके। तो और यहाँ पर जो होती हैं हमारी फील्ड कॉइल्स होती हैं इस तरीके से, मान लेते हैं ये हमारी फील्ड कॉइल हो गई। ये 2 टर्मिनल, और यहाँ पर भी फील्ड कॉइल रहेगा। ये हमारा 2 टर्मिनल हो गया फील्ड कॉइल का। कार्बन ब्रशेस जो होती हैं यहाँ पर रखी जाती हैं, देखिए कम्यूटेटर पर ही रखी जाती हैं, या इस तरीके से यहाँ पर। अब मशीन्स हमारी कई प्रकार की होती हैं, जैसे होता है शंट मोटर होता है, शंट मशीन होता है, श्रेणी मशीन होता है, कंपाउंड मशीन होता है। 3 प्रकार की मशीन्स होती हैं। यहाँ पर मैं केवल एक मशीन का जो मूल संरचना होती है, इस किसी स्पेशल मशीन को मैं नहीं ले रहा हूँ, किसी एक स्पेशल मशीन को नहीं ले रहा हूँ, मैं एक जनरल मशीन को ले रहा हूँ इसको समझाने के लिए किस तरीके से काम करता है। अब मान लेते हैं कि हमारा एक शंट मशीन है। देखिए मान लेते हैं इस तरीके से शंट मशीन किस तरीके से काम करता है तो समझ में आ जाएगा। देखिए कनेक्शन इस तरीके से कुछ किया गया रहता है। ये इसका जो है मान लेते हैं शुरू का टर्मिनल है, और ये इसका शुरू का टर्मिनल है। तो इसका जो लास्ट टर्मिनल होगा इसके लास्ट टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है दोनों फील्ड कॉइल का, और ये जो है हमारा इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। यहाँ हम प्लस ले लेते हैं, ये माइनस ले लेते हैं। ठीक, अब जो है हमारा जो आर्मेचर होगा, आर्मेचर को सप्लाई कैसे मिलेगा, आर्मेचर को यहीं से सप्लाई मिलता है। ये कार्बन ब्रश की सहायता से हम लोग यहीं से सप्लाई दे देते हैं। ये हमारा माइनस है। ठीक, ये कार्बन ब्रश की सहायता से यहीं से सप्लाई इसको दे देंगे इस तरीके से। ये हमारा एक शंट मशीन हो गया, समझाने के उद्देश्य से मैं ले रहा हूँ। अभी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कार्य करता है। अब यहाँ पर देखिए, जब मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस इधर से ट्रेवल करेंगी और इस आर्मेचर में रखी कॉइल से होते हुए एस तक पहुँचेंगी, तो क्या होता है, अगर ये मोटर के रूप में काम कर रही है तो यहाँ से देखिए सप्लाई दिया जा रहा है। सप्लाई देंगे तो क्या होता है, एक सप्लाई तो फील्ड में गई, जो फील्ड को एक्टिवेट कर दिया, फील्ड को एक्साइट कर दिया, जिससे जो है एन और एस पोल डेवलप हो गए, और मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस एन से एस की तरफ ट्रेवल करते हुए इस तरीके से पहुंची। और दूसरा देखिए, दूसरा कनेक्शन यहाँ से जो है प्लस यहाँ आया और माइनस यहाँ आया, तो इसमें भी एक जो है चुंबकीय क्षेत्र डेवलप किया इस कॉइल से, क्योंकि कम्यूटेटर सेगमेंट पर ये कॉइल जुड़ी होती हैं। जो आर्मेचर की कॉइल होती हैं ये कम्यूटेटर सेगमेंट पर जुड़ी होती हैं। तो कम्यूटेटर सेगमेंट से कार्बन जुड़ा होता है, कार्बन से जो है कि प्लस माइनस की सप्लाई जुड़ी होती है। तो यहाँ पर भी एक चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हुआ। तो 2 चुंबकीय क्षेत्र के आपसी क्रिया द्वारा क्या होता है, ये मोटर रन करने लगता है। तो मान लेते हैं मोटर इस तरीके से रन किया, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रन किया, तो ये रन करने लगता है। तो क्या होता है, ये लगातार सप्लाई यहाँ से कम्यूटेटर को यहाँ से मिलती रहती है और फील्ड को इस तरीके से मिलता रहता है। तो
जब मोटर के रूप में काम कर रही है तो कम्यूटेटर का काम क्या है? कम्यूटेटर का काम है कि ये जो कार्बन ब्रशेस हैं, यही कार्बन ब्रशेस होती हैं, कार्बन ब्रशेस की सहायता से जो सप्लाई मिल रही है इसको जो है आर्मेचर कॉइल्स को प्रदान करना। यहाँ तक डीसी आती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर पहुँचती है तो ये सेगमेंट और कार्बन ब्रश मिल के एसी बना देते हैं, एसी बना के इस आर्मेचर को दे देते हैं। अब दूसरी स्थिति से हम लोग देखेंगे, दूसरे नज़रिए से देखेंगे, जब हमारा मशीन जनरेटर के रूप में काम कर रहा हो। जनरेटर के रूप में काम करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा सप्लाई, यहाँ से सप्लाई दिया नहीं जाएगा, अब यहाँ से सप्लाई लिया जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग कोई प्राइम मूवर लगा देते हैं। मान लेते हैं ये प्राइम मूवर हो गया हमारा, इसे कपल्ड करके इधर हमारा एक कोई डीजल इंजन है, यहाँ पर डीजल इंजन, तो डीजल इंजन से इसको जोड़ देते हैं आर्मेचर की शाफ्ट को। क्या होता है, अब आर्मेचर की शाफ्ट को डीजल इंजन से जोड़ने पर क्या होता है, जब देखिए मोटर हमारा जिस तरीके से गति करता है उसके विपरीत दिशा में जनरेटर गति करता है। मान लेते हैं इधर हमारा मोटर किस तरीके से गति कर रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, अब जनरेटर हमारा क्लॉकवाइज गति करेगा, क्लॉकवाइज इस तरीके से होगा, इसका विपरीत मान लेते हैं अब इस तरीके से घूम रहा है। अब घूमेगा तो देखिए, अब जनरेटर दो टाइप के होते हैं, एक सेल्फ एक्साइटेड होता है, दूसरा एक सेल्फ एक्साइटेड होता है, दूसरा सेपरेटली एक्साइटेड होता है। तो सेल्फ मान लेते हैं ये हमारा सेल्फ एक्साइटेड टाइप का जनरेटर है। सेल्फ एक्साइटेड मतलब क्या होता है कि फील्ड में जो है पहले से कुछ मैग्नेट रहता है, फील्ड में कुछ पहले से मैग्नेट रहता है, यानी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन्स यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही हैं। इसको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। जब इस इंजन द्वारा इसको जो है प्राइम मूवर की सहायता से इसको घुमाया जाता है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन्स को ये आर्मेचर में रखी कॉइल्स कट कर रही हैं। आर्मेचर में कॉइल है, आर्मेचर में रखी कॉइल ये घूमते समय इसको काट रही हैं। तो काटने से क्या होता है, इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में गति करने के कारण क्या होता है, इसमें एक ईएमएफ प्रेरित हो जाता है। इन कॉइल्स में ईएमएफ प्रेरित होगा तो ये ईएमएफ आके यहाँ पर जो कम्यूटेटर सेगमेंट है इस पर उपलब्ध होगी। तो यहीं पर कार्बन ब्रश रखा हो जो इनको कलेक्ट करके क्या करता है, बाह्य परिपथ को दे देता है। तो यहाँ पर प्लस माइनस के रूप में हमको सप्लाई प्राप्त हो जाती है। इसको हम लोग यहाँ पर जो लोड चलाना रहता है ये हम लोड जोड़ देते हैं, तो इससे लोड हमारा चलने लगता है। तो ये हो गया हमारा जनरेटर के रूप में कार्य। तो जनरेटर के रूप में हमारा ये कार्बन ब्रशेस क्या काम करता है, जनरेटर के रूप में हमारा कार्बन ब्रशेस जो इसमें ईएमएफ उत्पन्न हुआ है इसको कलेक्ट करके बाह्य परिपथ में देने का काम करता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।